जियो का शक। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, आज हमारी लाइव सेशन में हम जो प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं उसका नाम है वेल्सी कन्वर्टर। सिर्फ एक मिनट वेट करते हैं, देन इंशाल्लाह स्टार्ट। आई थिंक अभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। जी का आप लाइव हैं, जब तक आप हेलो हाय कर लें और फिर बीच में स्ट्रीम लाइव जा रही है तो आप ब्रेक करेंगे तो वो फिर स्टूडेंट परेशान ना हो जाए। आप चलें। कंटिन्यू करें इसको, बात करेंगे। अच्छा, आज का जो हमारा एजेंडा है उसको समझ बना लें। करेंसी कन्वर्टर है। इसे करेंसी कन्वर्टर ऐप का सबसे पहले हमें कमेंट करते हैं, नेक्स्ट ऐप भेजते हैं यहाँ पे तो हमें करना क्या है। आई थिंक स्क्रीन से नहीं हो रही। सब ऑडियो क्लियर नहीं है। मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है आपके स्क्रीन में, बता दें। जी मैसेज करते हैं, स्क्रीन शेयर हो रही है। ठीक है। सो एक नक्शा खींचते हैं कि आज हमें बनाना क्या है। बेसिकली हमने बनाना है करेंसी कन्वर्टर है। इस ऐप में होगा क्या कि सबसे पहले हमें यूजर एक इनपुट देगा, जैसे आप लोगों ने गूगल पे देखा होगा। फिर यहाँ पे भेजा हूँ, गूगल टू पीटीआर। वहाँ पे आप एक करेंसी देते हैं जिस करेंसी से आपने कन्वर्ट करना हो, दूसरी करेंसी देते हैं जिसमें कन्वर्ट करना हो। उसके बाद अपनी एक नेम सेट करते हैं आप। तो क्या मुझे पता $2 कितने होते हैं, इससे कहते हैं। और इसी को $3 कितने होते हैं, तो मुझे गूगल पे आके बताएं कितने होते हैं। यहाँ से अपनी करेंसी कह सकता हूँ कि किस करेंसी से अभी किस करेंसी में कन्वर्ट करना है। तो साहब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे चाहिए भाई इंडियन रुपीज से पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करना है। मैंने कहा 3 इंडियन रुपीज कितने होते हैं, तो मुझे गूगल ने कहा कि 10 पाकिस्तानी रुपीज होते हैं। कुछ इस किस्म का ही हम डिजाइन भी लिखे उससे आएगा इस फोटो का। हम कमांड लाइन को यूज करके बात करेंगे। सर तो ये कुछ नहीं बनाना है। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, ये एक 100% फील्ड होगी। सर जिसमें यूजर लिखेगा कि उसको किस करेंसी से कन्वर्ट करना है, उसके बाद हमारे पास एक सेकंड इनपुट होगा जिसमें यूजर लिखेगा कि किस करेंसी के लिए कन्वर्ट करना है। दूसरी हमारे पास इनपुट फील्ड होगी जिसमें होगा कि कितने हमें कन्वर्ट करना है। तो फिर क्यों हम इनपुट फील्ड की बेस पे हम काम करेंगे। सर आज के टॉपिक को, आज के प्रोजेक्ट बनाने से पहले कुछ टॉपिक्स जिनको कवर करना जरूरी है, जो कि हम यूज करेंगे आज के प्रोजेक्ट है। जैसे मुझे चैट पे बताइए कितने ऐसे लोग हैं जिनको जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के बारे में पता होता है। और कौशा, ये वॉइस का शायद इशू आ रहा है। मैं समझा कि मेरे प्रॉब्लम है। मैंने दूसरी स्ट्रीम पे भी ऑन करके देखा है तो स्टूडेंट के मैसेजेस भी आ रहे होंगे। आपने देखा है कि वॉइस आपकी शायद थोड़ी डिस्टॉर्ट आ रही है।
कर रहे हैं बस। हस्सा है अभी ऑफलाइन वॉइस। मीटिंग में अपना माइक ऑन। हस्सा मीटिंग में ना वो वॉइस ऑन करे अपना, बताएं कि उनको वॉइस सही आ रही है। अच्छा प्लीज अपना माइक ऑन करके बताना वॉइस क्लियर है या नहीं। हफ्सा हो गई सर कोई नहीं होता है। जी वॉइस नहीं उबैद आ भी। रही, क्लियर नहीं है। ओके। अच्छा उबैद भी है ना सर, उबैद को unmute कर लेते ग्रुप में आ रही है क्या मसला क्या है? अच्छा उकाशा भाई, आपकी आवाज़ जो है क्लियर नहीं है। क्लियर आ रही है आवाज। नहीं, थोड़ा सा अभी भी इंटरप्ट कर रही है आपकी वॉइस जो है ना, थोड़ी सी अभी भी इंटरप्ट कर रही है। सब बताएं क्लियर है बस। ये सब बेहतर है उकाशा भाई। अच्छा मतलब आवाज ठीक के आ रही है या क्या हो रहा है, नॉइस आ रही है, क्या हो रहा है? यार थोड़ी कट कट के आ रही है और थोड़ा इंटरप्ट भी कर रही है आपकी वॉइस। मेरे ख्याल से हाँ, वाईफाई इशू है या तो थोड़ा सा आपका। नहीं मुझे हैंड फ्री का इशू लग रहा है, ये जो ब्लूटूथ यूज करते हैं मेरे ख्याल में ना काशा भाई। हाँ, जी। कोई वाइड वाला लगा ले है ना, और उससे बात करके देखी। वाइड वाला कोई अगर रखा हुआ है हैंड फ्री तार वाला, तो भी अगर है। अगर मदद करें फिर मस्ती। वो सोचा खराब आ रही है आवाज से। नहीं, अभी भी थोड़ा इंटरप्ट कर रही है आपकी आवाज़ उकाशा भाई। पहले आप थोड़ी देर कोई बात कर रहे हैं, मैं देखूँ आपकी आवाज़ अच्छा जो है। कैसे चेक करने के लिए। हेलो, माइक टेस्टिंग, अच्छा माइक मुझे 2 मिनट टेस्टिंग। नहीं जस्ट। ओके उकाशा भाई। अच्छा, आज के जो हमने प्रोजेक्ट बनाना है वो करेंसी कन्वर्टर हम लोग ने उकाशा भाई ने बनवाना है, जिसमें बेस हमारी कुछ इस टाइप से होगी कि यूज़र एक हमारे पास आएगा, वो हमें जो है अपनी सबसे पहले अपनी करेंसी बताएगा कि उसके पास कौन सी करेंसी है। जस्ट लाइक वो हमें बता सकता है कि PKR है, डॉलर है, यूरो है। उसको हम इस तरह से उससे इनपुट लेंगे, वो हमें अपनी करेंसी बताएगा। देन फिर उसके बाद वो हमें अपनी दूसरी करेंसी बताएगा। जस्ट लाइक मुझे PKR से डॉलर में कन्वर्ट कराना है, वो अपनी इस तरह दूसरी करेंसी बताएगा। फर्स्ट करेंसी उसकी वो करेंसी होगी जो उसके पास जिस करेंसी को कन्वर्ट कराना चाह रहा है। दूसरी करेंसी वो होगी जिसमें वो कन्वर्ट कराना चाह रहा है। एंड देन फिर उसके बाद जो है हम उसको कैलकुलेट करेंगे, जो हमारे पास पीछे लॉजिक लगी हुई होगी, जो भी हमारा रेट बनता है, जैसे डॉलर को जो है PKR में कन्वर्ट करेंगे। देन फिर उसके बाद जो है हम उसको जो है अमाउंट उसका जो भी होगा वो उसको शो करा देंगे। क्लियर है? आज का हमारा जो एजेंडा है, जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसका एजेंडा हमारा आप लोग को क्लियर है? जी यस। कौशल भाई, इसकी आवाज़ तो काफ़ी बेहतर है। उबैद की भी आप देखें, अब बात बात करें। रिपीट कर दें। वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर उस हिसाब से चलते हैं हम लोग। मेरा पूरा पूरा आवाज सही आ रही है। थोड़ी बेहतर हुई है काशा भाई, अब आपकी आवाज़ थोड़ी सी बेहतर हो गई।
भाषा कंटिन्यू करें 2-4 मिनट, हम उसकी आपकी पूरी वॉइस सुनेंगे ना, जब तक कुछ बोले और फिर आपको बताते हैं। ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली आज जो हमारा टॉपिक है वो है करेंसी कन्वर्टर। लेकिन उससे पहले हमने कुछ चीजें जो है वो कवर की है, जिसमें जावास्क्रिप्ट के अगेंस्ट पे कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं, तो हमने पहले वो कवर करने हैं। उसकी बेस पे हम लोग आगे चीजें लेके चलेंगे। अच्छा, मैंने क्वेश्चन किया था कि कितने लोग हैं जिनको जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के बारे में पता है। अच्छा उकाशा, मैंने माइक सबका ना म्यूट किया हुआ है, थोड़ा स्कोर नहीं कर सकते, तो अब वो या तो चैट में बताएंगे आपको स्टूडेंट्स, ठीक या है। वो हैंड रेस करके बताएंगे। ओके सर, देखें, सबसे पहले हम लोग जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को हेवी से पूछ दे देते हैं, उसके जो कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं। उसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ मूव करते हैं। सर, हमारे सबसे पहला काम होता है कोई भी प्रोजेक्ट बनाना या फोल्डर क्रिएट करना। तो यहाँ पे आते हैं, सिंपली हम फर्स्ट क्लास में देखते आ रहे हैं, यहाँ लिखते हैं करेंसी कन्वर्टर, फोल्डर की कन्वर्टर। इसमें एक बार डिवाइस रिवाइज कर रहा हूँ ईच एंड एवरीथिंग, ताकि सब इस फोल्डर को हमने क्या करना है, टर्मिनल में ओपन करना है। तो इस फोल्डर को टर्मिनल में ओपन करने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे जाके CMD। इधर तो काशिफ भाई अभी भी आपकी आवाज़ जो है ना क्लियर नहीं आ रही है, चैट भी यही कह रहे हैं। सेकंड सभी से एक काम करता हूँ, मैं ये रिमूव भी कर देता हूँ। उकाशा, आपके साथ जो ये को होस्ट हैं हफ्सा, अगर वो करवा सकती हैं तो उनको दे दें, या उबैद को, अगर अब आप आवाज बेहतर क्लियर आ रही समझते है? हैं, या आप अपना माइक चेंज कर लें कोई। अब आवाज क्लियर है? जी ये बिल्कुल क्लियर थे अभी लास्ट में जो आपने पूछा। अच्छा, अब मैंने ना जी हैंड क्लियर है। ईयरबड्स रिमूव कर दिए हैं। हाँ, अब क्लियर है ना? अब बता दें। यस क्लियर है काशिफ भाई, अब बिल्कुल सही है। ये चले, डन है। ओके। अच्छा, तो मैं कह रहा था, एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं चीजों को, सब कुछ रिमूव करते हैं। देखिए, हम जब भी टाइप स्क्रिप्ट की बात करते हैं, टाइप स्क्रिप्ट के किसी भी प्रोजेक्ट की बात करते हैं, सबसे पहले हमने बनाना होता है एक अलग फोल्डर। हम यहाँ पे जाए, न्यू फोल्डर का कोई भी नाम रखना होता है, तो मैं कह रहा हूँ करेंसी कन्वर्टर, ये मेरे फोल्डर का नाम है। अब इस फोल्डर को ओपन करना है। अच्छा, अब इस फोल्डर को हमने VS कोड में ओपन करना है। उससे पहले हमें इसको टर्मिनल में ओपन करना है। तो इस फोल्डर को टर्मिनल में ओपन करने की कमांड है CMD। आपको यहाँ पे टॉप पे एक सर्च बार दिख रहा होगा, यहाँ क्लिक करें। अच्छा, मेरा विंडोज 11 है, किसी का विंडोज 10 होगा, तो सर्च बार हर किसी में सेम होता है। तो आपने यहाँ पे जाना है, ये जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको रिमूव करना है, कट करना है। यहाँ पे लिखना है CMD कि इस फोल्डर को टर्मिनल में ओपन करो। अच्छा, मैं साथ साथ चैट भी देख रहा हूँ, तो क्लियर है अभी तक तो काशिफ भाई, ओके आप मूव करें आगे। चले। अच्छा, अब इस फोल्डर को हमने टर्मिनल में ओपन करना है, तो मैंने लिखा CMD,
ये मेरा प्रोजेक्ट या फोल्डर टर्मिनल में ओपन हो गया। अच्छा, अब इसको मुझे VS कोड में भी ओपन करना है, तो जल्दी से बता दें क्या कमांड है VS कोड में इस प्रोजेक्ट को ओपन करने की, चैट पे बता दें। कोड स्पेस डॉट। कोड स्पेस डॉट का क्या करता है कि आपकी करंट डायरेक्टरी या करंट फोल्डर जो भी इस टर्मिनल में ओपन है उसको VS कोड में ओपन कर देता है। तो हमने ये कमांड लिखी तो हमारा ये वाला प्रोजेक्ट या फोल्डर VS कोड में ओपन हो गया। अच्छा, अभी तक क्लियर है सब चीजें? ये तो बिल्कुल बेसिक चीजें हम स्टार्ट से लेते हुए चल रहे हैं। अच्छा, अब मुझे कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनानी है। सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ, ये मैं सारा सेटअप अभी कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट सेटअप, ताकि इसके बाद हम चीज़ों को फर्दर मूव करेंगे। एंड आई होप कि ये वाले सेटअप आपने पहले भी जितने प्रोजेक्ट्स वगैरह बने हैं उसमें भी किए होंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल मैं स्टार्ट में बना लेता हूँ। टाइप स्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनानी है, क्या कमांड है? टाइप स्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनानी है तो क्या कमांड है? TSC --init। कॉन्फ़िगरेशन फाइल बन गई। अब हमें बनानी है Node.js की कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ये पैकेज की कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनानी है। अगर सिंपल कहें तो पैकेज डॉट जेसन की फाइल बनानी है। क्या कमांड है? npm init। अच्छा, अब npm init के साथ सबसे पहले तो npm init लिख के देखते हैं। कुछ क्वेश्चन पूछेगा हमारे से कि आपने जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं Node.js का प्रोजेक्ट, उसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेट कर दें। सबसे पहले पूछ रहे हैं पैकेज का नाम। अच्छा, यहाँ पे अभी के लिए हम लोग हर चीज को यस यस करते हैं, सिर्फ एंटर प्रेस करें, आप जस्ट एंटर प्रेस करें और कुछ नहीं करें। जो भी सवाल पूछ रहे हैं एंटर प्रेस करते जाएं। वो आपके लिए एक अदद कॉन्फ़िगरेशन फाइल पैकेज डॉट जेसन की फाइल बना देगा। वो कह रहा है कि इज दिस ओके? मैंने कहा भाई ओके, डन। यहाँ पे आप देखें आपके पास एक पैकेज जेसन की फाइल बन गई। नहीं निकाशा अब भाई, ये दो ये फाइल्स। बहुत लंबा नहीं हो गया कि हम एंटर 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 करे जा रहे हैं? ये थोड़ा अच्छा, लंबा लंबा हो तरीका नहीं गया, हो गया? चलो डिलीट करते हैं इसको, कुछ और शॉर्टकट देखते हैं, डिलीट ठीक करते है, हैं। हर जगह शॉर्टकट चाहिए होता है ना हमें, टाइम हाँ वेस्ट बिल्कुल, नहीं कर सकते हम। बिल्कुल। मैंने फाइल डिलीट कर दी पैकेज जेसन की। अब मुझे इसके सवालों के जवाब नहीं देने। मैं चाह रहा हूँ एक ऐसी कमांड लिखूं जिससे ये मुझे खुद बना दे। npm init तक तो पहले वाली कमांड मैंने लिखा, npm init, आगे स्पेस, आगे मैंने कहा -5। इसका मतलब है कि आप जो भी सवाल पूछ रहे हो सबको यस ही कंसिडर करो। जितने भी आपने मेरे से सवाल पूछे थे उसको सबको यस कंसिडर करके पैकेजेशन की फाइल बना। मैंने कहा ठीक है। ये देखिए, बगैर कोई सवाल पूछे टाइप स्क्रिप्ट सॉरी पैकेज डॉट जेसन की फाइल मेरे लिए बन गई। जो काम पहले पैकेज जेसन में था सेम काम यहाँ पे। अच्छा, अब हमने दो फाइल्स अपनी बना ली। अब हमारा मेन काम है कोडिंग करना। क्या मेन काम है? कोडिंग करना। कोडिंग करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? एक अदद फाइल क्रिएट करते हैं। और फाइल क्रिएट करने के लिए आप लोग देख लेना, यहाँ पे दो आपको 4 बटन दिख रहे हैं टोटली, जिसमें से एक है न्यू फोल्डर का और एक है न्यू फाइल का। हमने न्यू फाइल क्रिएट करनी है, ना कि फोल्डर। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप कुछ भी नाम रख लें। मैंने कहा इंडेक्स डॉट टी एस। डॉट टी एस का मतलब मेरी फाइल का नाम, सॉरी डॉट टी एस का मतलब एक्सटेंशन टाइप स्क्रिप्ट की। इंडेक्स मेरी फाइल का नाम, आगे डॉट टी एस का मतलब टाइप स्क्रिप्ट की फाइल बनने जा रही है। मैंने कहा बना दो, उसने कहा ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं मुझे एक चीज बताएं जिनको पता है कि वेरिएबल में हम क्या स्टोर करते हैं और हमारे पास एरेज क्या होती हैं?
ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत पता हो कि ये चीजें क्या होती हैं। कितनों को पता है कि एरे क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है? डेटा। ओके, तकरीबन सबको ही पता है कि वेरिएबल क्या होता है। एरे का मोस्ट प्रोबेबली 60-70% लोगों को पता होगा। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे जो सबसे समझने वाली चीज है वो ये है कि हम वेरिएबल बनाते क्यों हैं। वेरिएबल बनाने का फायदा होता है कि हम अपने डेटा को वेरिएबल के अंदर स्टोर करें। सबसे पहला और बेहतरीन फायदा वेरिएबल बनाने का क्या है कि हम अपने डेटा को वेरिएबल में स्टोर करें। अब यहाँ पे जो टर्म आई ना डेटा, अब सारा गेम उसका है। अब हमने डेटा को समझना है डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर। ये जो मैंने बात की ना एरे ऑब्जेक्ट, ये कुछ भी नहीं है, ये डेटा है हमारे पास, लेकिन डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर है। मिसाल के तौर पे मेरे पास अगर इमेज की फाइल बनानी है तो वो भी डेटा है, लेकिन वो एक स्पेसिफिक फाइल फॉर्मेट के अंदर स्टोर है। डॉट पीएनजी, डॉट जेपेग, डॉट गिफ। पीडीएफ की फाइल बनानी है तो डॉट पीडीएफ के फॉर्मेट के अंदर ही वो स्टोर होगा डेटा। है डेटा ही, लेकिन मल्टीपल फॉर्मेट्स के अंदर मेरा वो डेटा स्टोर हो रहा है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि वॉइस अभी भी क्लियर नहीं है, तो बता रहे या नहीं? उकाशा वॉइस क्लियर है, बस कंटिन्यू करें अब कोई ब्रेक नहीं होगा। चले बस ठीक है। अच्छा, अब देखिए हमारे पास डेटा की मुख्तलिफ मैं यहाँ पे टाइप्स लिख रहा हूँ। ये मैंने लिखा अवकाश, डेटा की टाइप। एक और डेटा में लिख रहा हूँ नंबर फॉर्मेट में 20। एक और मैं लिख रहा हूँ फॉल्स। ये हमारे पास सब क्या है? डेटा की टाइप। अवकाशा एक अदद स्ट्रिंग है, इसको हम नंबर कहते हैं। ये जो हमारे पास डेटा की टाइप है इसको हम बुलियन कहते हैं टाइप स्क्रिप्ट की जबान में या प्रोग्रामिंग की दुनिया में। बाकी लैंग्वेजेस भी इसको यही कहती हैं। तो एक हमारे पास स्ट्रिंग हो गया, एक नंबर हो गया, एक अदद बुलियन हो गया। अब इस डेटा को अगर मैं एक वेरिएबल बना के स्टोर कर दूं, मैंने लिखा लेट माय नेम इज इक्वल टू, लेट माय नेम इज इक्वल टू अवकाश। ये मैंने एक वेरिएबल बना के उसके अंदर एक डेटा स्टोर कर दिया स्ट्रिंग टाइप का। तो ये हमारे पास डेटा है। क्या डेटा है? ये नाम, इसको मैंने वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अच्छा, अब आप लोगों ने अगर इंक्वायरर यूज किया है तो आप लोगों को एरे के बारे में भी पता होगा। ये लास्ट जो हमारा प्रोजेक्ट था, आई थिंक टू डू ऐप था, तो टू डू ऐप के अंदर भी आप लोगों ने एरे को वाइडली यूज किया है। एरे क्या होता है? जब भी हमारे पास कोई ऐसा केस आ जाए कि हमें एक ही टाइप का डेटा, मिसाल के तौर पे एक ही तरीके का डेटा, उसको स्टोर करना। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक क्लास है, क्लास के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स बैठे हैं। अब मुझे हर स्टूडेंट का नाम स्टोर करना है। पहला तरीका तो ये है कि लेट स्टूडेंट 1 इज इक्वल टू अली, लेट स्टूडेंट 2 इज इक्वल टू उमर, लेट स्टूडेंट 3 इज इक्वल टू आमिर, कुछ भी, वट एवर, जो भी नाम है। अब मुझे स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है। स्टूडेंट्स के लिए मैं कुछ एप्लीकेशन बना रहा हूँ क्लास के लिए, तो स्टूडेंट्स का डेटा मैंने इस तरीके से स्टोर कर लिया। एक तरीका ये था कि हर स्टूडेंट के लिए वेरिएबल बनाते जाओ, वेरिएबल बनाते जाओ। अब कितने वेरिएबल बनाऊंगा भाई मैं? कितने वेरिएबल बनाऊंगा? जितने स्टूडेंट होंगे, अगर कोई एडिशन स्टूडेंट आएगा तो उसके लिए अलग वेरिएबल बनाओ। तो ये मेरा कोड बिल्कुल देखने में भी गंदा हो जाएगा। कितने सारे वेरिएबल्स बनाए हुए हैं आपने। ओके, अच्छा स्क्रीन जूम कर दूं तो कर देते हैं। आई होप अब क्लियर होगी।
अच्छा, तो ये मेरे पास कुछ स्ट्रिंग किस्म का डेटा था। अब मुझे स्टूडेंट्स के नाम के साथ साथ उनकी एज या रोल नंबर भी स्टोर करना है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा लेट std1 नेम, सॉरी एज। अब मैं इनके नाम के साथ साथ इनकी एज भी स्टोर करूंगा, लेट std2 एज। तो मुझे इस तरीके से काम करना पड़ेगा अगर हम सिर्फ और सिर्फ सिंगल वेरिएबल के अंदर सिंगल किस्म का डेटा स्टोर करने के लिए जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है उसको लेके चले। ये तरीका हमारे पास उस वक्त तक सही है जब तक हमारे पास कोई एक किस्म का डेटा हो। मिसाल के तौर पे पाई की वैल्यू स्टोर करनी है, हमारी एप्लीकेशन में यूजर का नाम स्टोर करना है, हमारी एप्लीकेशन के अंदर कुछ ऐसा काम करना है जो कि एक से दो बार हो रहा हो। मिसाल के तौर पे एक थीम का कलर स्टोर करना है, थीम के कलर के साथ साथ फॉन्ट साइज स्टोर करना है। तो इस काम के लिए तो हमारे पास इस किस्म के डेटा बेहतरीन है, इस किस्म के डेटा को यूज करो और स्टोर कर लो। लेकिन अब मेरे पास, जैसे मैंने बात की कि मुझे मल्टीपल स्टूडेंट्स का नाम स्टोर करना है, उसके लिए मेरे पास सिंपल डेटा वेरिएबल्स में स्टोर करना ये अप्रोच बेहतर नहीं है। तो उसके लिए हम सेकंड डेटा टाइप को देखते हैं कि एक अलग डेटा टाइप है हमारे पास। नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, इनको हमने देख लिया। अब एक अलग डेटा टाइप है जिसको हम कहते हैं एरे। एरे बना के मल्टीपल स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर कर लो। अच्छा, अब एरे बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले लगाने होंगे दो स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब कि अब आपका एरे की बाउंड्री शुरू होगी। अब इन स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में आप मल्टीपल स्टूडेंट्स के नाम स्टोर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने फर्स्ट स्टूडेंट का नाम स्टोर करना है। स्टूडेंट का नाम किस फॉर्मेट में आता है? स्ट्रिंग में। तो मैंने कहा भाई यहाँ पे लिख दो अली। अब मुझे एक और स्टूडेंट का नाम स्टोर करना है। अब मुझे मल्टीपल वेरिएबल्स बनाने की जरूरत नहीं है। अब मेरा डेटा पूरा का पूरा एक अदद एरे है। मैंने कहा सेकंड का करना है, सेकंड का कर दो, यहाँ पे लिखो आमिर। अब मजे की बात यह है कि जब भी हम एरे के अंदर बात करते हैं, एरे के एलिमेंट्स या एरे के अंदर जितनी भी हम चीजें स्टोर कर रहे हैं उनको हमें हमेशा सेपरेट करना होता है कॉमा से। मैंने एक एलिमेंट स्टोर किया, फिर अगर दूसरा करना है तो कॉमा से सेपरेट करना जरूरी है। तो इस तरीके से हम लोग एरे के अंदर डेटा स्टोर करते हैं। अच्छा, अभी तक एक मसला है कि मेरे पास एरे बिल्कुल ऐसा ही पड़ा है जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल इस तरीके से नाम लिख दिया। ये भी एक डेटा है हमारे पास, ये भी एक डेटा है। अभी तक ये डेटा हमारे पास यूजफुल नहीं है। तो डेटा को यूजफुल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? मुझे बताएं, डेटा को यूजफुल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उस डेटा के साथ क्या करें? स्टोर कर दें। कहाँ पे? वेरिएबल्स के अंदर। इस डेटा को हम वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। मैंने कहा लेट स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, आगे हमारा डेटा, मल्टीपल डेटा है, मल्टीपल स्टूडेंट्स का डेटा है, तो इस तरीके से स्टोर कर लें। अच्छा, एक मिनट प्लीज होल्ड करें। अच्छा उबैद, आप इसको एक बार रिवाइज करवा दो फिर आगे चलते हैं। अच्छा, सॉरी वो, अच्छा कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि हम यहाँ प्रोजेक्ट बनाने आए थे, तो ये क्या हो रहा है? अच्छा देखिए, मैं जस्ट कुछ चीज़ें रिवाइज कर रहा हूँ और एक ऑब्जेक्ट का नया टॉपिक है उसको कवर करके देन इंशाल्लाह हम प्रोजेक्ट ही बनाएंगे।
इन चीज़ों को हम जल्दी से वाइंड अप कर रहे हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास एक किस्म का डेटा था कि अगर मुझे मल्टीपल स्टूडेंट्स के नाम स्टोर करने हैं तो मैं इस तरीके से एरे बना के कर लूंगा। और आप लोगों को पता है कि एरे की प्रॉपर्टीज को गेट कैसे करते हैं, स्टूडेंट्स और आगे उसका इंडेक्स नंबर, स्टूडेंट्स आगे उसका इंडेक्स नंबर। अच्छा, अब मेरे पास डेटा इस टाइप का भी नहीं है ना, मेरे पास प्रिमिटिव डेटा है, मतलब एक स्टूडेंट का नाम प्रकाशा, उसकी एज 20, या उसका कोई कोई भी और इस किस्म का डेटा जो कि प्रिमिटिव हो। अब हमारे पास ऐसा केस नहीं, ना हमारे पास कोई ऐसा केस है, डेटा हमारे पास ना ऐसे टाइप का है कि हम उसको एरे के अंदर स्टोर कर सकें, मिसाल के तौर पे पूरी क्लास के स्टूडेंट्स के नाम। अब डेटा ऐसा भी नहीं है हमारे पास, मतलब ना हम सिंपल ऐसे स्ट्रिंग वगैरह यूज कर सकते हैं, ना हम लोग एरे को यूज कर सकते हैं। तो क्या यूज करें? अब हमारे पास जो डेटा है उसमें हमें एक स्टूडेंट का नाम भी स्टोर करना है, उसकी एज भी स्टोर करनी है, उसका रोल नंबर भी स्टोर करना है, उसके ग्रेड भी स्टोर करने हैं। तो अब हम क्या करें? हमने एक चीज पढ़ी थी कि हम इस तरीके से नहीं करेंगे, बिल्कुल ये बेस्ट अप्रोच नहीं है। लेट स्टूडेंट वन नेम, फिर लेट स्टूडेंट वन एज, ये तरीका था, हम इस तरीके से नहीं करेंगे। तो फिर क्या करें? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो भी जो हमारे पास डेटा टाइप यूज होती है या जिस किस्म का डेटा यूज होता है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, आप लोगों ने काफी ऐसे लोग होंगे जिनका सीएनएसी बना होगा, तो सीएनएसी पे आप लोग जरा गौर करके देखें, वहां पे लिखा होता है नेम, आगे आपका नाम, नीचे लिखा होता है जेंडर, आगे आपका जेंडर, कॉलन लगा होता है या कभी कभी इक्वल टू, आई डोंट नो क्या लगा होता है, मैंने अभी देखा नहीं है। ये लिखा होगा नेम, आगे आपका नाम, फादर नेम आगे फादर नेम, जेंडर आगे आपका जेंडर। तो इस तरीके से आपका डेटा स्टोर हुआ होता है। तो हमें भी कुछ इस तरीके का काम करना है। अच्छा, अब इस तरीके का काम करने के लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट में जो डेटा यूज होता है या जो डेटा टाइप यूज होती है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले लगाने होते हैं करली ब्रैकेट। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट की बात करूं, एरे की बात करूं, सिंपल स्ट्रिंग की बात करूं, सिंपल नंबर की बात करूं, बुलियन की बात करूं, ये सब हमारे पास डेटा है, डिफरेंट टाइप का डेटा है। अब मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जरूरी आपने लगाने हैं करली ब्रैकेट। अच्छा, करली ब्रैकेट के अंदर आप लोगों ने की वैल्यू पेयर की सूरत में अपना डेटा स्टोर करना है। मिसाल के तौर पे मुझे स्टूडेंट का नाम चाहिए, मैंने लिखा नेम, अब मैंने बीच में लगाया कॉलन, कॉलन लगाने के बाद मैंने नेम स्टोर किया काश। अच्छा, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट की एक अदद प्रॉपर्टी। मैंने ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी बना ली जिसके अंदर की है नेम और वैल्यू है काशा। की वैल्यू को सेपरेट करने के लिए बीच में हमने लगा दिया कॉलन। अब मुझे मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करनी है या मल्टीपल प्रॉपर्टीज स्टोर करनी है, तो मैंने कहा भाई बीच में लगाओ कॉमा, आगे चलो, क्या स्टोर करना है? मैंने कहा नेम, एज स्टोर करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा एज, कॉलन लगाया, आगे मैंने अपनी एज लिखी। अच्छा, अभी एक एरर आएगा, उसको हम देखते हैं बाद में, अभी के लिए इसको देखें जस्ट। मैंने लिखा नेम, नेम स्टोर कर दिया। अच्छा, अब ये भी हमारे पास एक किस्म का डेटा ही है। इस डेटा को यूजफुल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेटा को यूजफुल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इस डेटा के साथ क्या करना पड़ेगा? अच्छा, कमेंट्स नहीं आ रहे, मैं कमेंट देख रहा हूँ कैसे चैट कमेंट में। बंद किए थे, कहे तो ऑन कर दूं, क्योंकि वो स्टूडेंट का आ रहा था कि बहुत ज्यादा चैट शुरू हो गई थी कि कोड समझ चले नहीं आ ठीक रहा, है, नो इतनी प्रॉब्लम, चेकिंग हो रही है। चले कोई नहीं। ठीक है। इस किस्म तो के आप जब डेटा को कहेंगे ना मैं स्टोर ऑन करने, करके फिर कमेंट्स ले लेंगे। चले अभी ले लें, एक मिनट, एक सवाल है। क्वेश्चन ये है कि ये भी हमारे पास एक किस्म का डेटा है, इस डेटा को स्टोर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो मैंने पहले बात कही थी सेम वही है, जस्ट एक बार बता दें।
अच्छा कमेंट्स नहीं आ रहे तो चले, कोई नहीं। इस डेटा को स्टोर करने के लिए भी हमें कोई भी वेरिएबल चाहिए। वेरिएबल बनाना बहुत सिंपल है, लेट स्टूडेंट, वेरिएबल का नाम कुछ भी रख ले, मैंने लिखा स्टूडेंट डेटा इज इक्वल टू के बाद हम स्टोर करते हैं कोई भी डेटा, किसी भी किस्म का डेटा। तो इस केस में मैंने अपना डेटा स्टोर कर दिया पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट। ये मेरा पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट एक किस्म का डेटा है, तो मैंने पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट स्टोर कर दिया। जहां तक क्लियर है कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। अच्छा, कमेंट ऑन ओपन हो गए तो आप लोग जल्दी से बता दें। ओके, ऑब्जेक्ट बनाया हमने, ऑब्जेक्ट को डेटा के अंदर, वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया ताकि ऑब्जेक्ट हमारे पास यूज हो सके। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट के अंदर नेम नाम की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, यहाँ पे मुझे यूज करना है, कंसोल के अंदर यूज करना है। तो क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट की नेम नाम की प्रॉपर्टी को मैंने यूज करना है। क्या करूंगा, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं। ऑब्जेक्ट का नाम है स्टूडेंट डेटा डॉट, आगे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं, नेम और एज का। क्या करना पड़ता है, स्टूडेंट डेटा, जिस भी वेरिएबल के अंदर आपका ऑब्जेक्ट स्टोर है। अच्छा, जहाँ जो डेटा हमारा वेरिएबल में स्टोर होता है तो हम उसको वही कहते हैं। मिसाल के तौर पे, अब इसको मैं वेरिएबल नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि मेरा ऑब्जेक्ट है ये स्टूडेंट डेटा नाम का मेरा एक अदद ऑब्जेक्ट है। अगर इसके अंदर कोई भी एरे स्टोर हुई होती तो मैं कहता कि स्टूडेंट डेटा नाम की एक अदद एरे है। अब यहाँ पे स्टूडेंट डेटा नाम का जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी नेम नाम की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है। तो उसका सिंपल तरीका है कि आप स्टूडेंट डेटा लिखें, यानी ऑब्जेक्ट का नाम, उसके साथ लगाएं डॉट। डॉट के आगे आप उसकी कोई भी प्रॉपर्टी को लिख सकते हैं। मुझे यहाँ पे एक्सेस करना है नेम को, तो मैंने कहा अब स्टूडेंट डेटा डॉट नेम। स्टूडेंट डेटा वेरिएबल का नाम है या ऑब्जेक्ट का नाम है, आगे डॉट नेम। डॉट नेम का मतलब कि नेम नाम की प्रॉपर्टी को उठा के यहाँ पे ले आओ। अच्छा, ये तरीका था हमारे पास ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने का। अब आसान हो गया ना, एक ही वेरिएबल बनाया उसमें मल्टीपल डेटा स्टोर कर दिया। मिसाल के तौर पे आगे चल के मुझे रोल नंबर भी स्टोर करना है, तो मैंने लिखा रोल नंबर, कॉलन लगाया, आगे मैंने लिखा ABC 1 2 3 4, ये मेरा रोल नंबर है, इसको भी स्टोर कर दिया। अब कुछ और आगे चल के एड्रेस स्टोर करना है, तो मैंने लगाया कॉमा, आगे चल के मैंने लिखा यहाँ पे न्यू प्रॉपर्टीज ऐड कर रहा हूँ मैं, मैंने लिखा कराची। तो इस तरीके से मैं अपने ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज ऐड कर सकता हूँ। और उसको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट का नाम, आगे डॉट, आगे प्रॉपर्टी का नाम, इस तरीके से मैं प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकता हूँ। तो इसको एक बार कंसोल करके देख लेते हैं। सबसे पहला काम है हमारा इस फाइल को जावास्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट करना। तो उसकी कमांड है TSC, आगे फाइल का नाम index.ts। जावास्क्रिप्ट की फाइल मेरी बन गई। अब इस जावास्क्रिप्ट की फाइल को चलाना है, कमांड है node index.js। ये देखिए ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी मेरे पास यहाँ पे एक्सेसिबल हो गई और कंसोल में प्रिंट हो गई। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करते हैं। अच्छा, अब मजे की बात बताता हूँ, वो ये है कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने का हमारे पास एक और भी तरीका होता है। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने का हमारे पास एक और तरीका होता है। एक तो मैंने लिखा स्टूडेंट डेटा डॉट नेम, वो तरीका मुझे कौन बताएगा। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है लेकिन डॉट वाली नोटेशन के बगैर करना है। डॉट नहीं यूज करना।
बिल्कुल। काफी स्टूडेंट कह रहे हैं कि स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, चेक कर लेते हैं। मैंने लिखा है स्टूडेंट डेटा। अब स्टूडेंट्स काफी सारे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, लगा दो। स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बाद अब यहाँ पे मुझे एक अदद स्ट्रिंग ऐड करना होगा अपनी प्रॉपर्टी का नाम। ये देखें यहाँ पे मैंने लगाया स्क्वायर ब्रैकेट और मैंने लगाया डबल या सिंगल कोट। मल्टीपल ऑप्शंस आ गए। वो कह रहे हैं नेम को एक्सेस करना है, एड्रेस को करना है, एज को करना है, रोल नंबर होगा। मैंने कहा भाई नेम को एक्सेस करना है मुझे। तो इस तरीके से हम एक दूसरे तरीके से ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। दो तरीके हैं ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के। पहला तरीका है डॉट नोटेशन के साथ। मैंने लिखा डॉट स्टूडेंट डेटा डॉट नेम। दूसरा तरीका है स्टूडेंट डेटा, आगे लगाओ स्क्वायर ब्रैकेट और आगे प्रॉपर्टी का नाम लिख दो। मैंने कहा प्रॉपर्टी का नाम है नेम। इसको चला के देखते हैं। सबसे पहले करते हैं ट्रांसफाइल, उसको रन करके देखते। ये देखें नेम की जगह मुझे एज एक्सेस करना है तो मैंने लिखा एज। एज भी इस तरीके से एक्सेसिबल हो गई। अब मेरा यहाँ पे एक सवाल है। अच्छा ये चीजें मैं जो बता रहा हूँ ये प्रोजेक्ट के अंदर यूज होंगी आगे चल के। अब जो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे ये वाला तरीका हम क्यों यूज कर रहे हैं? जब हमारे पास डॉट की नोटेशन के साथ ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी एक्सेस करने का एक तरीका मौजूद है, तो ये वाला तरीका यूज करने का क्या फायदा है? डॉट लगा के कर दें। डॉट वाली आसान है ना, डॉट लगाएं वो आपको बता देगा। अच्छा यहाँ पे किसी ने कहा है कि डायनेमिक वैल्यू को अगर करना हो, ये क्या बात कर दी किसी ने? ये किसी ने क्या बात कर दी कि डायनेमिक वैल्यू को स्टोर करना, एक्सेस करना? मिसाल के तौर पे हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की डायनेमिक प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है अगर, तो डायनेमिक से मुराद मेरे पास एक अदद ये वेरिएबल है लेट प्रॉपर्टी इज इक्वल टू नेम। अब मुझे इस वेरिएबल की मदद से ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है। अब मुझे वेरिएबल का नाम, अब इसको ऐसे समझें, मिसाल के तौर पे ये प्रॉपर्टी का नाम मुझे यूजर इनपुट बॉक्स में देगा कि भाई मुझे नेम को एक्सेस करना है या मुझे एज को एक्सेस करना है। ये वाला वेरिएबल प्रॉपर्टी का नाम मुझे यूजर इनपुट बॉक्स में देगा। यूजर से मैं इसको एक्सेस करूंगा, यूजर देगा। तो इस किस्म के काम को करने के लिए हमारे पास स्क्वायर वाली नोटेशन यूज होती है। कैसे होती है? अब यहाँ पे मुझे प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूं स्टूडेंट डेटा डॉट प्रॉपर्टी, तो इस तरीके से तो मैं एक्सेस नहीं कर सकता भाई, क्योंकि डॉट प्रॉपर्टी अगर मैं लिखूंगा तो वो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के अंदर डॉट प्रॉपर्टी को चेक करेगा। कहेगा कि प्रॉपर्टी नाम की कोई भी यहाँ पे प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, ऐसे वो इस तरीके से चेक करेगा। लेकिन इस केस में हमारे पास प्रॉपर्टी नाम की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं पड़ी हुई, तो डॉट के साथ मैं नहीं कर सकता। दूसरा तरीका है कि स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, यहाँ पे हार्ड कोडेड वैल्यू देने के बजाय वेरिएबल का नाम लिख लो। अब यहाँ पे एक एरर आ रहा है, उसको अभी के लिए इग्नोर करें। यहाँ पे नहीं लगा, सॉरी यहाँ पे नहीं लगा के। अच्छा ये एनी जो मैंने लगाया है ये हमारे पास वेरिएबल की टैब डिफाइन करने के लिए होता है। तो अभी के लिए एनी लगा दें, इसकी डेप्थ में जाने की भी जरूरत नहीं है। इसको हम फर्दर क्लासेस के अंदर ऑन साइट क्लासेस में या लाइव क्लासेस में ही कवर करेंगे। तो अभी के लिए इसको एनी रखें। एनी का मतलब कि कुछ भी हो सकता है। अब मैंने अपनी वेरिएबल ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने का तरीका कर दिया थोड़ा सा डायनेमिक। डायनेमिक से मुराद, अब इसको चला के देखते हैं। चला के देखेंगे क्या प्रिंट होगा। क्या प्रिंट हुआ? हुकाशा। अब इसको मैं चेंज करके मैं कर रहा हूँ, मुझे एज को एक्सेस करना है तो इसको चेंज करके मैंने एज लिख दिया, तो एज प्रिंट हो गई। इसी तरीके से डायनेमिकली अब मैं ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि ये वैल्यू यहाँ पे हार्ड कोडेड हो। ये वैल्यू यूजर मुझे इनपुट बॉक्स में भी दे सकता है कि मुझे एज को एक्सेस करना है, नेम को करना है, रोल नंबर करना है, एड्रेस करना है। तो इस काम के लिए हम लोग
डॉट वाली नोटेशन की बजाय स्क्वायर वाली नोटेशन को यूज करते हैं ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए। यहां तक क्लियर है तो बताएं, फिर हम आगे अपने प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। ये चीजें क्लियर हैं तो बताएं, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ जल्दी से। इन दो चीजों को करते हैं कमेंट, भूल जाए इनको। ये क्या लिखे आप भूल जाए। ये हमारे पास एक अदद ऑब्जेक्ट बना हुआ है। ये बताएं कि ये ऑब्जेक्ट क्लियर है कि ये ऑब्जेक्ट क्या है। जल्दी से बता दें, ये ऑब्जेक्ट क्लियर है, ये ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास। अभी के लिए प्रॉपर्टी एक्सेस करना भूल जाए, सबको क्लियर। ऑब्जेक्ट हमारे पास एक किस्म का डेटा है भाई, स्टोर कर दिया वेरिएबल के अंदर, काम सेट हो गया। उस वेरिएबल को हमने टाइप भी दे दी एनी। ये इस वजह से दी क्योंकि यहाँ पे आगे चल के हमें एक एरर फेस करना पड़ता, जिसका सोल्यूशन मैं भी आपको नहीं बता सकता, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। वो समझने में फिर आप लोगों को थोड़ा सा एडवांस होना पड़ेगा। अभी के लिए यहाँ पे लगाते हैं एनी। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, बहुत सिंपल है। मैंने लिखा भाई स्टूडेंट डेटा डॉट, उसका रीजन है कि हमने इसकी टाइप दे दी है एनी, तो इससे घबराना नहीं है। इसका एक सॉल्यूशन प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद मैं आप लोगों को बता भी दूंगा, फिर उसको आप लोग कर लेना। फिर आप लोगों को इसकी सजेशन आना भी स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन अभी के लिए इसको ऐसे ही रखें। स्टूडेंट डेटा डॉट एज एक तरीका ये है प्रोजेक्ट की ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी ऐड कर एक्सेस करने का। दूसरा तरीका है कि स्क्वायर नोटेशन के साथ एक्सेस करें। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं लिखूँ स्टूडेंट डेटा, यहाँ पे लगाऊं स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे मैं अपनी प्रॉपर्टी का नाम लिख दूं। मैंने कहा नेम को एक्सेस करना है, मैंने कहा एज को एक्सेस करना है। अब ये देखिए, ये हमारे पास जो भी एज, नेम, एड्रेस, रोल नंबर, ये जो भी हमारे पास प्रॉपर्टी का नाम है, ये आप देखिए स्ट्रिंग के अंदर आ रहा है। तो हम इसको वेरिएबल में स्टोर करके भी तो ला सकते हैं। ये तो हमारा थोड़ा काम आसान नहीं कर देगा कि अगर हमें यूजर से इनपुट बॉक्स में प्रॉपर्टी का नाम लेना है, यूजर हमें इनपुट बॉक्स में प्रॉपर्टी का नाम देगा, हमें पता है स्ट्रिंग फॉर्मेट में हमें मिल जाएगा, तो उसी स्ट्रिंग फॉर्मेट को हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली पास करते हैं एक वेरिएबल में स्टोर करके, जैसे हमने यहाँ पे किया। मैंने लिखा प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के अंदर मैंने एक अदद स्ट्रिंग स्टोर कर दिया। अब इस स्ट्रिंग को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएबल का नाम देके कर दिया। अब बैकग्राउंड में क्या होगा, इस प्रॉपर्टी की जगह पे हमारे पास कुछ इस तरीके का काम हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट और ये। अब ये तो वही पहले वाला काम हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट से डायरेक्ट एक्सेस कर दो। तो स्क्वायर नोटेशन हम यूज करते हैं डायनेमिक प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए, डायनेमिकली अगर हमें करनी। आई होप कि अब क्लियर होगा। फिर हम आगे चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। डन, क्लियर है। अब जो हमारा सबसे पहला काम है, हमें पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को सेटअप करना है। यूजर से इनपुट लेने के लिए हम लोग एक अदद पैकेज यूज कर रहे हैं। उस पैकेज का क्या नाम है? पैकेज का नाम है इंक्वायरर। अच्छा, अब इंक्वायरर को इंस्टॉल करने की कमांड क्या है हमारे पास? आप लोग अपने प्रोजेक्ट के अंदर आए, टर्मिनल में। अगर कमांड नहीं याद आ रही, जहन में नहीं बैठ रही, तो यहाँ पे जाएं, यहाँ पे लिखें इंक्वायरर npm। फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करें। यहाँ पे आपके सामने एक कदर पैकेज मैनेजर खुल गया npm करके। यहाँ पे जो कमांड है npm i इंक्वायरर। अच्छा, इंक्वायरर की मैं डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि ये फर्स्ट प्रोजेक्ट से ही हम यूज करते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल एक बटन पे क्लिक कर दें, इसको वो आपको कॉपी कर देगा। कॉपी करने के बाद आए कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, यहाँ पे लिखें npm i इंक्वायरर, या कॉपी पेस्ट करते हैं कमांड। npm i लिखें, npm इंस्टॉल लिखें, बात एक ही है। अच्छा, अब यहाँ पे देखना हमारे प्रोजेक्ट के अंदर एक नया चीज ऐड होगी। एक नहीं, दो चीजें ऐड होंगी। वो कह रहे हैं कि फाउंड जीरो वल्नरेबिलिटीज एडिट इतने पैकेज, उसने हमारे पास पैकेज ऐड कर दिया। अगर कोई एरर होता तो यहाँ पे एरर दिख जाता। अच्छा जी, अब हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा चीजें हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ऐड हुई हैं। एक है पैकेज लॉग डॉट जेसन, इसको अभी इग्नोर करें, इसको भूल जाए अभी। अभी के लिए देखें नोड मॉड्यूल क्या है। इंक्वायरर जो हमने पैकेज इंस्टॉल किया है,
ये हमारे पास एक बना बनाया कोड है, बना बनाया फंक्शन है, ऐसा समझे। इस फंक्शन को हमने जस्ट यूज करना है। तो जो फंक्शन का कोड है वो सारा हमारे नोड मॉड्यूल के फोल्डर के अंदर आ जाता है। अब इंक्वायरर बैकग्राउंड में पता नहीं क्या क्या यूज कर रहा है, कितने फंक्शन बने हुए हैं, कितना सारा कोड हुआ हुआ है, वो सारा का सारा कोड हमारे पास इंस्टॉल हो गया नोड मॉड्यूल के फोल्डर के अंदर। तो ये हमारे पास पैकेज इंस्टॉल करने के बाद नोड मॉड्यूल का फोल्डर भी खुद से आ जाएगा। अच्छा जी, नोड मॉड्यूल का फोल्डर भी आ गया, मतलब हमारे पास इंक्वायरर का पैकेज इंस्टॉल हो गया। अब इंक्वायरर को मुझे यहाँ पे करना है इंपोर्ट। अपनी फाइल के अंदर इंक्वायरर को मैंने एक्टिव करना है, तो उसके लिए हमारे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लिखना है इंपोर्ट। अच्छा, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि इंपोर्ट स्टेटमेंट आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो अज्यूम मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ? इंपोर्ट स्टेटमेंट आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वरना इसकी डिटेल में जाएंगे तो फिर और कॉन्सेप्ट निकलेंगे। आई होप कि क्लियर होगा इंपोर्ट स्टेटमेंट। डन है, आगे चलते हैं। हमने लिखा इंपोर्ट, उसके बाद हमने लिखा अपना कोई भी नाम। मैंने लिखा इंक्वायरर, फिर मैंने लिखा फ्रॉम, कहाँ से इंपोर्ट करना है। यहाँ पे मैंने अपना पाथ दे दिया। जब भी आप कोई भी पैकेज इंस्टॉल करेंगे तो वो आपको यहाँ पे डायरेक्टली इस तरीके से एक्सेसिबल होगा। मेरे पैकेज का नाम था इंक्वायरर, मैंने लिखा यहाँ पे, वो इंपोर्ट कर दिया। अच्छा जी, एरर आ रहा है, एरर। कितनों को पता है ये एरर क्यों आ रहा है? एक एरर आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे देखें, रेड कलर की लाइन दिख रही होगी आपको, एक एरर आ रहा है। वो एरर इस वजह से आ रहा है कि टाइप स्क्रिप्ट कह रहा है कि भाई आपने इंक्वायरर पैकेज तो इंस्टॉल कर दिया, लेकिन मुझे टाइप्स भी चाहिए होंगी, क्योंकि मेरे आने का मकसद ही ये था कि मुझे टाइप्स चाहिए, वेरिएबल्स की, डेटा की टाइप चाहिए, हर चीज़ की टाइप चाहिए। तो इंक्वायरर पैकेज तो आपने इंस्टॉल कर दिया भाई, अब इसकी टाइप्स कहाँ है? ये देखिए, आप इसके ऊपर होवर करेंगे वो आपको बता रहा है। वो कह रहा है कि इंक्वायरर बट इट्स वैल्यूज, अच्छा ये तो अलग पैक। वो कह रहे हैं कि डिक्लेरेशन फाइल इसकी मिसिंग है। डिक्लेरेशन फाइल का मतलब होता है कि टाइप्स वाली फाइल, ऐसी फाइल जिसमें आपके पैकेज की सारी टाइप्स डिफाइन हो। अच्छा, अब मुझे नहीं पता कि पैकेज की टाइप्स कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक अदद कमांड भी दे रहा है। वो कह रहा है कि आप ये ट्राई करो कुछ, उसने हमें कमांड दी है। वो कह रहा है कि npm i माइनस माइनस सेफ माइनस डेव टाइप्स इंक्वायरर, आप ये ट्राई करो। मैंने कहा चलो कर लेते हैं भाई। दोबारा आए टर्मिनल में, यहाँ पे कमांड को कॉपी पेस्ट करें, एंटर मारें। ओके, सेम हमारे पास जिसके ऊपर हुआ था सेम काम यहाँ पे हुआ, पैकेज हमारे पास इंस्टॉल हो गया। और पैकेज के साथ साथ आप देखें यहाँ पे रेड लाइन भी चली गई, क्योंकि अब टाइप स्क्रिप्ट को हमारी सारी की सारी पैकेज की टाइप्स मिल गई। हमने अभी 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 इंस्टॉल किया, तो हमें मिल गई सारी की सारी। अच्छा, अब एक और चीज, ये जो हमने पैकेजेस इंस्टॉल किए हैं, इसका कोड हमारा सारा का सारा जाएगा नोड मॉड्यूल के फोल्डर में। और हमारे पास इन पैकेज की एक अदद रजिस्ट्री, कि हमारे पास पैकेज कौन सा इंस्टॉल हुआ है, किस वर्जन के साथ इंस्टॉल हुआ है, ये हमें सारा का सारा मिलेगा पैकेज जेसन की फाइल के अंदर। ये देखें, यहाँ पे आपको वो बता रहा है पैकेज जेसन की फाइल में कि भैया अभी अभी आपने एक अदद इनक्वायरर नाम का पैकेज इंस्टॉल किया है जिसका वर्जन ये है। उसके साथ साथ एक और डेव डिपेंडेंसीज करके एक अदद ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, वहां पे हमें बता रहा है कि आपने अभी एक अदद टाइप्स ऑफ इनक्वायरर भी इंस्टॉल किए हैं जिसका वर्जन ये है। हमने कहा हाँ भाई, ये बिल्कुल हमने अभी अभी इंस्टॉल किए हैं। तो उसने हमें यहाँ पे उसकी एंट्री करके भी बता दी कि आपके जो भी पैकेज जाएंगे। अच्छा, पैकेज जो हम इंस्टॉल करते हैं होता क्या है, देखें यहाँ पे मैं जो भी कमांड लिखूंगा npm i इंक्वायरर, सबसे पहले हमारे पास पैकेज जेसन के अंदर डिपेंडेंसीज के अंदर आके यहाँ पे एक एंट्री होगी कि फलाना पैकेज आप इंस्टॉल कर रहे हैं, इसका ये वर्जन है। सबसे पहले यहाँ पे एंट्री करेगा। उसके बाद हमारे
कोड को कहेगा, पैकेज का जो भी कोड है उसको कहेगा कि हाँ अब आपकी एंट्री हो गई है, अब आप उठ के जाए नोड मॉड्यूल के फोल्डर के अंदर, तो हमारा सारा का सारा कोड नोड मॉड्यूल के फोल्डर के अंदर चला जाए। इस तरीके से आपका पैकेज इंस्टॉल होता है। अच्छा, अब हमने पैकेज को इंपोर्ट कर दिया ऊपर, इंपोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर। अब हमें एक काम करना है, इंक्वायरर यूज करना है, मतलब यूजर से इनपुट लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं इंक्वायरर, अब आप लिखेंगे डॉट। अच्छा, एक चीज बताएं मुझे, डॉट करके हम क्या एक्सेस करते हैं? ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी। तो मतलब इंक्वायरर भी एक अदद ऑब्जेक्ट होगा बैकग्राउंड में, क्योंकि मैंने डॉट लिखा हुआ मुझे बता रहा है कि यहाँ प्रॉम्प्ट भी है, रजिस्टर प्रॉम्प्ट भी है, रिस्टोर डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट भी है। तो मैंने कहा भाई मुझे प्रॉम्प्ट इसका एक्सेस करना है, तो उसने कहा कर लो। मैंने लिखा इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट। अब प्रॉम्प्ट हमारे पास एक अदद फंक्शन है, इसके अंदर हमें पास करना है एक अदद ऑब्जेक्ट। इंक्वायरर हमारे पास एक अदद फंक्शन है या मेथड है, इसके अंदर हमें पास करना है एक अदद ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें मल्टीपल चीजें देनी है। सबसे पहली चीज, अच्छा ऑब्जेक्ट को मैं पहले बता चुका हूं, तो ऑब्जेक्ट को मैं दोबारा आपके सामने एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और कुछ नहीं है। ये मैंने जब भी करली ब्रैकेट लगाए, उसमें मैं जब भी की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर करूंगा वो एक ऑब्जेक्ट होगा। तो फिर चाहे आप इस ऑब्जेक्ट को बाहर किसी वेरिएबल में स्टोर करके यहाँ पे वेरिएबल का नाम यूज कर लें, या डायरेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दें। मैंने कहा डायरेक्ट यहीं बनाओ, ज्यादा लंबी नहीं करो। उसने कहा ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे कुछ प्रॉपर्टीज भी पास करनी है जो कि रिक्वायर्ड है। सबसे पहली एक प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं नेम, कि आप जो इनपुट बॉक्स ऐड कर रहे हैं उसका नाम क्या रखना है भाई। मैंने कहा उसका नाम रखना है फ्रॉम करेंसी। मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा फ्रॉम। उसके बाद मैंने कहा एक अदद मैसेज भी ऐड करेंगे। अब ये मैसेज क्या होता है इसको आगे चल के देखते हैं। मैं मैसेज लिख रहा हूँ कि एंटर फ्रॉम करेंसी। ये मैंने एक अदद मैसेज यूजर को दे दिया। अच्छा, अब इसको चला के देखते हैं। सबसे पहले अभी तक मैंने सिंपल कुछ भी नहीं किया, इंक्वायरर लिखा, उसको डायरेक्ट यहाँ पे इस तरीके से उसके जो भी मेथड थे, प्रॉम्प्ट का मेथड, उसके थ्रू यहाँ पे मैंने इंक्वायरर को लिख दिया। अब एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, वो ये कि इंक्वायरर जो भी आउटपुट मुझे रिटर्न करेगा, मिसाल के तौर पे जो भी यूजर का इनपुट मेरे पास आएगा, जो भी यूजर इनपुट बॉक्स के अंदर लिख के मुझे देगा, उसको मैंने कहीं ना कहीं तो स्टोर करना है। हमने एक चीज पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी किस्म के डेटा को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया आंसर या यूजर आंसर। इस वेरिएबल का मैंने नाम दे दिया, इस वेरिएबल का नाम है यूजर आंसर। जो भी यहां से चीज आएगी वो वेरिएबल आंसर के अंदर आके स्टोर हो जाएगी। अब इसको चला के देखते हैं एक बार। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ लोग एक बात कर रहे हैं, उस बात पे अमल करने से पहले हम इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सबसे पहला काम है हमें इसको ट्रांसपाइल करना है टाइप स्क्रिप्ट से जावास्क्रिप्ट में, तो कर लेते हैं टीएससी आगे फाइल का नाम, सॉरी टीएस फाइल का नाम। मेरी टाइप स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो गई। अब मुझे टाइप जावास्क्रिप्ट को चलाना है, तो मैंने लिखा नोड आगे जावास्क्रिप्ट की फाइल का नाम। अब मेरे सामने एक अदद एरर आ गया। क्यों आया ये एरर? अच्छा, ये एरर अवेट का नहीं है। यहाँ पे मैं लगाता हूँ अवेट। अवेट लगाऊंगा तब मेरे पास एक एरर आ रहा है, लेकिन अगर मैं अवेट हटा दूं तो मेरे पास ये एरर कुछ और आ रहा है। मैं बताता हूँ कि वो एरर क्या आ रहा है आपके पास। ये देखें, सब लोग जो जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या बाद में करेंगे इसको देखें, जावास्क्रिप्ट की फाइल को अपनी ओपन करके देखें। जो मैंने कोड टाइप स्क्रिप्ट की फाइल में लिखा था उसका पूरा का पूरा शक्ल या पूरा का पूरा नक्शा बदल के यहाँ पे आ गया है।
अगर मैं अपने इस कोड को देखूं और इसको देखूं तो मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई जो मेरा ये कोड था सेम कोड यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की फॉर्म में आके कन्वर्ट हो गया। ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे ऐसा कुछ दिख भी नहीं रहा। तो ये हुआ क्या? एक चीज अज्यूम करते हैं कि जावास्क्रिप्ट जो मेरी कन्वर्ट हुई है वो काफी पुराने वर्जन में कन्वर्ट हुई है। मुझे कैसे पता चला? यहाँ पे देखें, वेरिएबल आपका लेट से कन्वर्ट होके वार बन गया है। हमें एक चीज पता है कि वार यूज होता था पुरानी सदियों में, पुराने जमाने में वार यूज होता था। अब तो मॉडर्न जमाना है, लेट यूज होता है। तो मतलब कि हमारा जो जावास्क्रिप्ट का कोड कन्वर्ट हुआ है वो किसी पुराने वर्जन के अंदर कन्वर्ट हुआ है। तो भाई साहब ये तो मसला हो गया। तो इस मसले को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास टीएस कन्फिग की फाइल अवेलेबल है। टीएस कन्फिग की फाइल ये कहती है कि आप मेरे अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेटअप हैं, उस कॉन्फ़िगरेशन को अपने वर्जन के मुताबिक चेंज करो। मतलब कि जिस जावास्क्रिप्ट वर्जन में आप चाह रहे हैं कन्वर्ट करना उसके मुताबिक टीएस कॉन्फ़िग की फाइल को चेंज करो। तो टारगेट के अंदर हम आके लिखते हैं ES 2022 या जो भी आपने वर्जन लिखना है। मैंने कहा कि 2022 वर्जन में मुझे कन्वर्ट करना है। जावास्क्रिप्ट का जो भी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है उसके अंदर कन्वर्ट करना है। या 2022 एक स्टेबल वर्जन है तो उसमें कन्वर्ट करना है। उसी के साथ आपने यहाँ पे मॉड्यूल्स के अंदर कॉमन जेएस को हटा के क्या लिखना है? नोड नेक्स्ट। अच्छा, इसकी डिटेल में भी मैं नहीं जा रहा क्योंकि इसकी डिटेल में जाएंगे तो थोड़ी और चीजें निकल के आएंगी। तो यहाँ पे मैंने ये काम कर दिया, टीएस कन्फिग फाइल के अंदर आके कुछ चेंजेस कर ली। सबसे पहले टारगेट को ES 2022 कर दिया, मॉड्यूल्स को नोड नेक्स्ट कर दिया, मॉड्यूल रेजोल्यूशन को भी नोड नेक्स्ट कर दिया। अब मैं टाइपस्क्रिप्ट की फाइल में हूँ, इधर एक एरर आ रहा है, एक यहाँ पे एक एरर आ रहा है। वो एरर इस वजह से आ रहा है कि हमारे पास जो भी जावास्क्रिप्ट की फाइल को चलाने के लिए हमने पैकेज जेसन की फाइल बनाई है, चलाने के लिए नहीं, मतलब जावास्क्रिप्ट या नोड जेएस की कॉन्फ़िगरेशन फाइल सेटअप की है हमने नोड पैकेज जेसन, हमें वहां पे भी बताना होगा कि भाई साहब हमने मॉड्यूल्स कौन से यूज करना है। तो मैंने कहा यहाँ पे लिखो टाइप मॉड्यूल्स, कि अब हमारा जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट होगा वो अपडेटेड जावास्क्रिप्ट के वर्जन्स को या अपडेटेड मॉड्यूल्स को यूज करके होगा। तो ये कुछ दो चेंजेस थी, आप लोग भी इसको एज इट इज कर लेना, आपके सारे के सारे एरर्स चले जाएंगे। अभी भी कुछ एरर आएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। सेकंड एरर आपके पास आएगा, यहाँ पे आपने एक अवेट लगाना होगा। अच्छा, ये अवेट अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसकी डिटेल में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है अभी के लिए। बस आप लोग ऐसा समझें कि यूजर हमें जो भी इनपुट देगा, ऐसा तो नहीं है कि हम यूजर से जैसी इनपुट मांगे वो हमें इंस्टेंटली इनपुट दे देगा। हो सकता है वो 2 सेकंड बाद इनपुट का हमें एंटर करके दे, हो सकता है वो थोड़ा डिले करके इनपुट दे, हो सकता है वो चाय पी रहा है, वो कहे चलो थोड़ी देर सब्र करते हैं, मैं फ्री हो जाऊँ फिर देता हूँ। तो यूजर तो करेगा वेट। तो हमने अवेट स्टेटमेंट यहाँ पे अवेट कीवर्ड लगाया, तो अब हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड भी यहाँ पे वेट करेगा। वो कह रहा है कि यूजर से अगर आप वेट कर रहे हैं चलो मैं भी वेट कर लेता हूँ, जब तक आप इनपुट नहीं देंगे मैं आगे नहीं जाऊंगा। हमारे कंपाइलर ने जिद पकड़ ली कि जब तक आप वेट करेंगे मैं भी वेट करूंगा, और हमें ये काम चाहिए क्योंकि इनपुट के बगैर हम आगे चल नहीं सकते। अगर यूजर इनपुट ही नहीं देगा कि उसके बगैर, इनपुट के बगैर हमारी एप्लीकेशन में कोई काम हो नहीं सकेगा। तो हमने कहा हम भी यहाँ वेट करते हैं। अच्छा, अब इस कोड को चला के देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं, अब इसको क्लियर करते हैं, CLS करके क्लियर स्क्रीन करते हैं और यहाँ पे अपनी कमांड लिखते हैं TSC index.ts। मैं कमेंट चेक कर रहा हूँ, कुछ लोग क्या पता कुछ नोटिस कर लें। चलें, हमने कमांड लिखी TSC index.ts, एंटर मार दो। क्या मसला आ रहा है? ये आप लोगों के पास भी एरर आएगा। ये एरर आपके पास इस वजह से आ रहा है कि जब भी आप लिखते हैं TSC, सॉरी, हाँ, जब भी आप लिखते हैं TSC आगे फाइल का नाम,
तो टाइप स्क्रिप्ट का कंपाइलर आपकी इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को रीड नहीं करता। ये जो आपकी टीएस कॉन्फ़िग की फाइल है जिसमें हमने चेंजेस की थी अपने कंपाइलर की, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंपाइलर ऑप्शंस। जब तक हम टीएस सी आगे फाइल का नाम लिखते हैं, हमारा कंपाइलर इस टीएस कॉन्फ़िग की फाइल को रीड ही नहीं करता। तो मुझे एक बात बताएं, जब तक उस टीएस कॉन्फ़िग की फाइल को रीड नहीं किया जाएगा, तो जो हमारी डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है, जो कि पहले भी हो रही थी, उसकी बेस पे ही हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड भी जनरेट हो जाएगा। यकीन नहीं आता तो जाके जावास्क्रिप्ट की फाइल में देख लें। अच्छा एक मिनट, सॉरी मैंने एंटर नहीं प्रेस किया। हाँ, tsc index.ts एरर आया, लेकिन जावास्क्रिप्ट का कोड जनरेट हो गया होगा। ये देखें, ये काम तो वही पुराना वाला हो गया जिसकी पेज पे हमें पता है एरर आएगा ही आएगा। तो जब अगर हमें अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को रीडेबल बनाना है कि हमारा कंपाइलर फाइल को रीड करे, तो उसके लिए हमें tsc के आगे फाइल का नाम लिखने की जरूरत नहीं होती। हमें सिंपल लिखना है tsc और एंटर मारना है। आप tsc लिख के एंटर मारेंगे, आपकी फाइल ट्रांसफाइल हो गई जावास्क्रिप्ट में। लेकिन इस बार आपके कंपाइलर ने टीएस कॉन्फ़िग की फाइल को भी रीड किया, उसकी बेस पे आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइल जनरेट की। इसको यकीन नहीं आता तो खोल के देख लें एक बार। ये देखें, आपकी जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है उसमें भी तकरीबन सेम कोड है जो आपकी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल में था। हाँ, वो जरूर है कि आपकी टाइप्स जो होंगी वो रिमूव होके जावास्क्रिप्ट की फाइल बनेगी, लेकिन जावास्क्रिप्ट का वर्जन और इंपोर्ट स्टेटमेंट सारी की सारी सेम ही है। तो कुछ लोग होंगे जिनके पास ये एरर भी आ रहा होगा। तो इसको रिजॉल्व करने का तरीका है कि सिर्फ tsc लिखें, फाइल का नाम आगे से गायब कर दें, हटा दें। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। नोड index.js